देखिए, मैं जिस तरीके से देखता हूँ वो स्पष्ट है, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ कि ये डिफेमेशन का केस जो है ये सबसे मुश्किल केस होता है साबित करना। उसकी एक वजह ये है कि ये दिमाग के अंदर किसी डिफेमेटरी स्टेटमेंट की क्या परसेप्शन बनती है किसी की, ये परसेप्शन साबित करनी होती है अदालत में, जो बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि आमतौर पे मैंने कभी नहीं दिया पहले, क्योंकि अब हालात ऐसे आ गए हैं तो मजबूरी में मुझे एग्जांपल बार बार देना पड़ रहा है कि मुझे जब अरुण जेटली साहब ने अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के बड़े बड़े जो नेता थे, राघव चड्ढा जी, कुमार विश्वास जी, संजय सिंह जी, और उनको काफ़ी मुश्किल आ रही थी उस केस को हैंडल करने में, ऑब्वियसली क्योंकि अरुण जेटली जी देश का सबसे बड़ा लीगल ब्रेन भी थे और उनके रसूख भी जुडिशरी में बहुत ज़्यादा था, पूरी दुनिया इस बात को मानती थी। तो वो बहुत मुश्किल के हालात में थे, लेकिन क्योंकि डिफेमेशन का केस पर से इतना बहुत मुश्किल होता है परस्यू होना, और उनके वकील भी काफ़ी मुश्किल में थे। एक दिन क्रॉस एग्जामिनेशन हमने किया था हाई कोर्ट में उनका, अरुण जेटली जी का, और उसके अगली डेट से पहले, जो कि 60 दिन के या 50 दिन के बाद थी, दोनों पार्टीज़ ने कॉम्प्रोमाइज़ डीड फाइल कर दी थी। तो ये कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि क्या गांधी फैमिली को उस तरह की लीगल हेल्प मिल पा रही है जितनी ज़रूरत है आज के माहौल में, ख़ास तौर पे जब जुडिशल जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और दूसरे जजेस भी इस बात को बार बार कह रहे हैं। सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत से दूसरे जजेस भी, सिटिंग और रिटायर्ड, इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जुडिशरी के ऊपर प्रेशर है इस प्रेजेंट आरएसएस और बीजेपी की गवर्नमेंट का। तो ऐसे हालात में जो डिफेंस की लीगल टीम या जो गांधी परिवार की या दूसरे जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, लालू यादव जी हैं, उनको एक फ़र्ज़ी मुकदमे में, फ़र्ज़ी केस में सज़ा होगी। तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या लीगल रिस्पॉन्स, जैसे मायावती जी की फैमिली है, इतनी बड़ी नेता हैं, उनकी फैमिली के ऊपर फ़र्ज़ी मुकदमे दर्ज करा दिए, मुलायम सिंह जी की फैमिली पे, और भी दूसरे जो ममता जी के जो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके खिलाफ फ़र्ज़ी मुकदमे दर्ज करा दिए। ये फ़र्ज़ी और गैर कानूनी मुकदमे मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहा, जुडिशियल प्रोसेस में दखल अंदाजी नहीं कर रहा। एक संविधान की धारा है आर्टिकल 14 देश में, वो ये कहती है कि इक्वल ट्रीटमेंट बनना चाहिए। और इक्वल ट्रीटमेंट क्या होगी कि किसी भी एजेंसी को, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, पहले, क्योंकि सभी ओवरलोडेड हैं वर्क से, ऐसा तो हम लोग सब मानते हैं ना कि सारी एजेंसीज, कोर्ट भी, सब, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं 20-20 घंटे काम करता हूँ और इतने, क्योंकि सब वर्क ओवरलोडेड हैं सब वर्क से। तो प्रायोरिटी बनानी चाहिए। जैसे ईडी है, उसको सबसे पहले किसको पकड़ना चाहिए? प्रायोरिटी पे जिसने सबसे ज़्यादा पैसे चुराए। उस लिस्ट में कौन आएगा? अंबानी, अंडानी, ऐसे लोग आएंगे। और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा हेर फेर की भी किया है और चुराया भी है, और इसके सबूत पब्लिक डोमेन में भी बहुत मौजूद हैं। तो ईडी तभी निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, तभी संविधान के हिसाब से काम कर रही है, जो सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पकड़े, अडानी जी को पकड़े सबसे पहले, और दूसरे जिन्होंने बैंक के फ्रॉड किए हैं, हवाला से बाहर पैसे भेजे हैं, और जो लोग भाग खड़े हुए हैं, उनके ऊपर प्रायोरिटी रहनी चाहिए। उसके बाद कहीं अगर जो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनका नंबर तो बहुत बाद में आएगा ना, क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशन भी हैं, झूठे या सच्चे मैं नहीं कह रहा, वो उतने अमाउंट के हैं ही नहीं। पर अभी ललित तो उसी तरीके से जैसे आम आदमी पार्टी का भी ले लें, तो 2 मंत्रियों को ही जेल में रखा हुआ है। उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बात तो साफ एलिगेशन अमित शाह जी और मोदी जी के ऊपर लग रही है ना कि अडानी का सारा पैसा उनका है, उनके खिलाफ ईडी कुछ नहीं कर रही। तो ये जो बेईमानी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फ़र्ज़ी मुकदमे में लालू जी को और इन सब लोगों को जो बंद किया गया है और फ़र्ज़ी मुकदमे चलाए जा रहे हैं, इसके लिए मजबूत कानूनी ऑपोजिशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि एक ऐसी वकीलों की टीम बने जो अडानी, अंबानी और इस तरह के जो बीजेपी और आरएसएस के जो बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले हैं उनके वकील ना हो। क्योंकि अगर एक आदमी किसी का वकील है तो वो उसके खिलाफ काम करने से
पहले 10 बार हिचकिचाएगा, सोचेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है ऐसे मजबूत वकीलों की टीम जो कि प्रॉपर रिस्पांस दे सके इन संविधान की मूलभूत भावना आर्टिकल 14 को, इक्वल ट्रीटमेंट की भावना को उल्लंघन करके अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं के खिलाफ सही या गलत केस बना रही है। ये अपने आप में अपराध भी है, लेकिन आज तक किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के, ना किसी सरकार ने, ना किसी नेता ने इस पर कार्रवाई की है। मैं एक धारा भी इसीलिए अब मैं मजबूरी में बताने लगा हूँ, धारा 166A है। ये बात तो ठीक है ना कि बड़े बड़े लोगों को छोड़ के ऑपोजिशन के लीडर्स को, और वो ऑपोजिशन के लीडर्स फिर वो पार्टी छोड़ने के मजबूर होते हैं। एक तो लिस्ट भी सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे कि कौन कौन सी कंपनियां की ईडी या सीबीआई की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, अंबुजा सीमेंट वगैरह, जो अडानी जी ने खरीद ली फिर बाद। तो ऐसी भी लिस्ट मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। तो ये क्या एक्सटॉर्शन का एक रैकेट की तरह ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोगों को डराओ, कंपनियां छीन लो उनकी, लोगों को डराओ और उनसे उनको पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कराने का एक जो बड़ा साजिश चल रहा है। तो इसमें धारा 120 भी और 166A से तो शुरुआत ही हो सकती है। अगर कोई पुलिस का अधिकारी गलत तरीके से प्रोसीजर को फॉलो ना करके गलत इन्वेस्टिगेशन करता है, द्वेष की भावना से इन्वेस्टिगेशन करता है, एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ की तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कोई भी पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, 120B की धारा लगेगी और उसमें उन लोगों का भी इन्वेस्टिगेशन में ऑटोमेटिकली सबूत इकट्ठे करे जाएंगे जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, यानी कि आरएसएस और बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो ये झूठे रेड्स कराती है ऑब्लिक मोटिव्स की वजह से। इसके बारे में किसी भी एक भी स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान में देखिए ऑपोजिशन की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी, अब तो पंजाब की सरकार भी उनके हाथ में, तो 166A और 120B का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना, आप जो ईडी और ये सीबीआई जो गलत रेड्स करती हैं उनके खिलाफ, तो ऑटोमेटिकली उनके प्रिंसिपल्स पकड़े जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के पास। जैसा आपने कहा लीगल टीम नहीं है क्या? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, तो क्या उनके पास लीगल टीम नहीं है? अब देखिए इस तरीके से काम कर सके। मैं बहुत सारी बातें डायरेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन इस पे एक सीरियस सोचने की ज़रूरत है कि टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। एक लंबा इतिहास है कांग्रेस पार्टी का भी और दूसरी पार्टियों का भी कि उनके साथ ज़्यादती पे ज़्यादती हो ही जा रही है, और आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये बात नहीं है सिर्फ के सिर्फ प्रेशर डाल के या मैनेजमेंट करके वो अपने आप को कानूनी दांव पेच में बेहतर साबित कर रहे हैं। ये रीथिंकिंग होनी चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी कि क्या एक दूसरी बेहतर लीगल टीम चुनने की आवश्यकता है। उसका मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दे ही दिया है कि ये देखना चाहिए जो ऐसे एंटिटीज़ हैं जिनके संबंध सब तरफ हैं, जो दूसरों के लिए भी पेश होते रहें, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं घनिष्ठता होती है बड़े बड़े क्लाइंट्स में। अब जो अडानी जी के लिए पेश होते रहें, वो क्या अडानी जी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे? क्योंकि उनको तो उनका भी इंटरेस्ट वॉच करना है, और उनकी लिमिटेशन भी हो जाती है एक बहुत बड़ी। ये भी मैं खैर आपको बता दूं कि जो क्लाइंट अटॉर्नी के बीच में एक कम्युनिकेशन होती है ना, तो वो बहुत सारी बातें अपने जुर्मों की क्लाइंट्स को, जो वकीलों को बता चुके हैं, तो वकीलों के पास ऊपर एक उनकी जो मॉरल और एथिक्स है और जो कानूनी बंदिश बन जाती है कि उनके खिलाफ वो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के तौर पे दिए, अगर हम ये मान लें कि अडानी साहब ने अपनी जो गलत काम किए हैं, एक देश के कुछ बड़े बड़े लॉयर्स को वो बातें बैठ के बता रखी हैं कि जी मैंने ये काम चोरी किए कर रखे, तो ये सारे वकील अब उनके खिलाफ इन इन्फॉर्मेशंस के खिलाफ केस नहीं ले सकते, ना केस कर सकते। और आम तौर पे क्या होता है, जितने भी टॉप नेम्स होते हैं ना, उनको जो बड़ी बड़ी जो इस तरह की कंपनीज होती हैं वो अपने पैनल पे रखते हैं, या उनसे कोई ना कोई लीगल एडवाइस ले लेते हैं किसी अपनी चोरी के बारे में, ताकि वो उनके खिलाफ कल पेश ना हो सके। तो ये ऐसी बात है जिसको समझने की ज़रूरत है, और जब इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनको अपनी स्ट्रैटेजी एक ऐसी संस्था आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जब बनानी है, तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने गहराई से सोचना चाहिए, तब जाके फैसले करने चाहिए। और ये मैं बार बार मजबूरी में इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे। राहुल गांधी जी का केस, लालू यादव जी का देख लें, मायावती जी का देख लें,
अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की फैमिली का देख लें, साउथ में कितने सारे लोग हैं, शिवसेना का केस देख लें आप, संजय रावत जी का जो केस हो रहा है, ये सब फर्जी मुकदमे हैं। पर अब क्या लगता है तो लेकिन इसका कोई मजबूत जवाब नज़र नहीं आ रहा पब्लिक डोमेन में जो कि कानूनी तौर पे दिया जा सकता है। ये एक बहुत परेशानी का विषय है और इस परेशानी को सॉल्व करना पड़ेगा अगर हमें देश और डेमोक्रेसी को बचाना है। अब क्या राहुल गांधी जी सदन में वापसी करने के लिए क्या उनके पास लीगल कुछ ऐसे वो है जो जिस पर जो कार्रवाई करके वो वापस सदन में जा सकते, कुछ ऐसा प्रोसेस है? देखिए, पहले तो उन्हें उनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए थी अगर ये ईमानदारी के साथ मुकदमा लड़ा गया होता। बहुत मुश्किल होता है डिफेमेशन का। मैंने आपको अभी अरुण जेटली जी का एग्जांपल इसीलिए दिया कि एक दिन के क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया आपको कि सज़ा ही नहीं होनी चाहिए थी और एक अच्छी लीगल टीम को समझ में आ जाना चाहिए था, स्मेल आउट हो जाता ये बात। वो भांप सकते थे कि जब ये व्यक्ति जिसने खुद स्टे लिया था वो स्टे कैंसिल करा के आया और इतनी तेज़ी से केस आगे बढ़ रहा है तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उनको कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करनी चाहिए थी ना। और क्रिमिनल ट्रायल इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। हमारे देश में तो करोड़ों 3-3.5 करोड़ केसेस पड़े हैं। तो ये राहुल गांधी जी के केस में ऐसी क्या खासियत थी? उनके ही एक बड़े नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। वो एक गलत बात है, नहीं कहनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, भले ही वो किसी भी परिवार से आते हों। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि उनको ऐसी ट्रीटमेंट मिले जो एक आम आदमी को नहीं मिलती, उससे ख़राब ट्रीटमेंट मिल रही है। ये बात कांग्रेस पार्टी को हाईलाइट करनी चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि वो इतने बलिदान देने वाली फैमिली है तो उनको कानून से ऊपर रखा जाए। ये गलत आर्गुमेंट है जो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए और उसके नेताओं को। असल में क्या हो रहा है, जो एक आम आदमी को जो एक प्रोसीजर होता है, इतनी जल्दी केस ख़त्म नहीं होता, वो उसका पूरा मौका मिलता है, उसको अपना डिफेंस एविडेंस पता नहीं इस केस में लाया गया नहीं लाया गया, उसको पूरा टाइम मिलता है तैयारी करने का, सज़ा देने का भी टाइम मिलता है, मतलब सज़ा सुनाने का लिए भी टाइम मिलता है। उसके लिए बहुत एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को इस बिजली की तेज़ी से ओवरकम करके ये बात हो गई ना कि आम आदमी को एक बेहतर ट्रीटमेंट मिलती है, किसी भी आदमी को एक बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगी, लेकिन राहुल गांधी को उससे एक ख़राब ट्रीटमेंट मिली, उससे एक कम ट्रीटमेंट मिली। इस बात को मेरे ख्याल से हाईलाइट करना चाहिए।